हे गाइस, जैसे जैसे नीट एग्जाम जो है वो पास में आ रहा है, वैसे वैसे हमको सारे एनसीईआरटी को अब सम अप करना होगा, सारे एनसीईआरटी को एक जगह पे लाना होगा एंड अच्छे से जो है वो काफी अच्छे से रिवीजन करनी होगी। तो इसीलिए मैंने आप सबके लिए जो है ये सीरीज लाई है, जिसमें हम क्या करने वाले हैं कि इस वाले वीडियो में हम एनसीईआरटी बायोलॉजी में जितने भी डिसीजेस दिए हुए हैं, सारे डिसीज जो है वो रिवाइज करने वाले हैं अगले 15 से 20 मिनट के अंदर। एकदम फास्ट एंड फास्ट रिवीजन होने वाला है। अगर आपको इस सेशन का जो है वो पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका नाम है डॉक्टर शुभम मुड़े। तो आप डॉक्टर शुभम मुड़े जो है वो सर्च भी कर सकते हो, या फिर आप जो है वो क्या कर सकते हो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिलेगा एंड वो लिंक जो है क्लिक करके आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले लाइक कर दो एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, क्योंकि अगले कुछ दिनों में ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको देखने को मिलने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम कॉजेटिव एजेंट जो है वो जल्द से रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम वन लाइनर डिसीज के बारे में जान लेंगे जो मैच द पेयर में आ सकता है एंड स्टेटमेंट टाइप ऑफ एमसीक्यू में भी आपने को देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट गाइज। तो देखो मस्त टेबल आपको आपके लिए मैंने बनाया है यहाँ पे। तो आप देखो कॉलरा हो गया, ठीक है, या फिर टिटानस हो गया, या फिर सिट्रस कैंकर हो गया, ये सारे कैसे डिसीजेस है? ये सारे बैक्टीरियल डिसीजेस है गाइस। ठीक है, तो ये सारे बैक्टीरियल डिसीजेस आपको देखने को मिलते हैं एंड कॉलरा, ठीक है, टाइफाइड हो गया तो इट्स कॉज बाय सैल्मोनेला टाइफी। सिट्रस कैंकर हो गया, इट इज कॉज बाय द ज़ैंथोमोनास सिट्राई। ठीक है, टिटानस इज कॉज बाय क्लोस्ट्रीडियम टिटानी एंड कॉलरा इज कॉज बाय विब्रियो कॉलरी। तो ये सारे बैक्टीरिया के नाम है जो आपको पूछे जा सकते हैं। तो इट इज कॉज बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। ट्रिपैनोसोमा इज एन फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। ये एमसीक्यू काफी बार आया गया, ठीक है, कि ट्रिपैनोसोमा क्या है? इट इज एन फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, इट कॉजेस स्लीपिंग सिकनेस। देन मलेरिया, यू नो दैट, इज आल्सो कॉज बाय प्लाज्मोडियम। ठीक है, इट इज स्पोरोजोन, ये भी ध्यान में रखो, इसके ऊपर भी एमसीक्यू आते हैं। मलेरिया इज कॉज बाय प्लाज्मोडियम। ठीक है, वायवैक्स हो सकता है, देन फाल्सीपेरम हो सकता है। ठीक है, इसमें भी आपको याद में रखना होगा कि कौन सा किलर है, मतलब कौन सा जो है सबसे क्या बोलते हैं उसका, लिथल फॉर्म है। ठीक है, प्लाज्मोडियम ओवैले भी हो सकता है। तो ये सारे फॉर्म आपको जो है देखने को मिलेंगे। देन मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा, दिस आर द वायरस गाइस। ठीक है, स्मॉल पॉक्स इज कॉल्ड बाय स्मॉल पॉक्स वायरस, हर्पीस इज कॉल्ड बाय हर्पीस वायरस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। देन ये ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिसऑर्डर या बैक्टीरियल डिसऑर्डर। तो आपको ये ध्यान में रखना है, मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस एंड इन्फ्लुएंजा आर द वायरसेस। देन पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, पीएसटीडी भी कह सकते हैं हम इसको, एंड इट इज कॉज्ड बाय द वायरॉइड्स गाइस। ठीक है, वायरॉइड्स क्या होते हैं? आरएनए होते हैं या डीएनए होते हैं? ये भी आप मुझे बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, वायरॉइड्स आर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये भी एमसीक्यू आ सकता है। देन बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, इट इज आल्सो कॉल्ड एज मैड काउ डिसीज, जो कैटल में होता है। ठीक है, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, मैड काउ डिसीज, जो किस में होता है? कैटल में होता है। एंड ठीक है, सीआर जेकब डिसीज इन ह्यूमंस, सीआर जेकब डिसीज इन ह्यूमंस, इट इज कॉज्ड बाय प्रियॉन्स। तो प्रियॉन्स भी जो है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल है या आरएनए है या डीएनए, ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। ये सारे जो है ना हाईलाइट पॉइंट है, वायराइट्स हो गया, प्रियॉन्स हो गया। तो बोवाइन बीएसई, ठीक है, बीएसई भी शॉर्ट फॉर्म इसका आ सकता है, पूछा जा सकता है तुमको कि बीएसई। ठीक है, तो बीएसई आल्सो इज कॉज्ड बाय द प्रियॉन्स। देन अस्थमा, यू नो दैट इट्स एन एलर्जिक डिसऑर्डर गाइस। ठीक है, एलर्जी के कारण अस्थमा होता है, और ये कब होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स होती है। ठीक है, एलर्जी के कारण तब जो है वो वीजिंग नॉइज निकलता है, दैट इज अ वीजिंग नॉइज एंड दैट इज द अस्थमा। ठीक है, देन इम्फाइसीमा, फूकने वाले लोगों में देखने को मिलता है अपने को। इसमें क्या होता है कि भैया एल्वेलर वॉल जो है डैमेज हो जाती है, तुम्हारी रिस्पायरेटरी सरफेस जो है क्या हो जाता है भैया? तुम्हारा डिक्रीज हो जाता है, दैट इज इम्फाइसीमा। ठीक है, ये सिगरेट फूकने के, क्रोनिक स्मोकिंग जो करते हैं, काफी सालों से करता है, उनमें हमको इम्फाइसीमा देखने को मिलता है। देन कोरोनरी आर्टरी डिसीज और अथीरोस्क्लेरोसिस, इट इज, इसमें क्या होता है कि इसमें जो है वो जो लोग जो है वो एक्सरसाइज नहीं करते, बहुत ही जो है जंक फूड खाते हैं, उनमें क्या होता है? डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्टेरॉल होता है, फाइब्रस टिश्यू होता है इन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज, जिसमें ब्लड को जाने को जगह नहीं रहती। तो वहां पे ब्लड की जो पैसेज है, नैरो जो लुमेन है, वो जो है वो थिक हो जाता है, तो ब्लड प्रेशर जो है वहां पे काफी ज्यादा बढ़ जाता है। सो इट इज कोरोनरी आर्टरी डिसीज, एंड अगर ये लॉन्ग टर्म रहा तो इससे हार्ट अटैक भी हो सकता है। देन अंजाइना, ये इट इज ड्यू टू कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो, मतलब अगर तुम्हारे हार्ट को ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, काफी कम हो रहा है, तो एकदम पिंचिंग
ठीक है, नीडल पियर्स कर रही है, ऐसा पेन तुम्हारे जो है वो हार्ट में होगा, एकदम से छाती में दर्द होगा, एंड दैट कंडीशन इज नोन एज अंजाइना। ठीक है, सीवियर चेस्ट पेन आपको देखने को मिलता है, पिंचिंग। ठीक है, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण, क्योंकि ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाता है मसल तक, क्योंकि ब्लड फ्लो जो है वो रुक गया है, तो उसके कारण होता है। तो जब भी ये होता है तो हम क्या कहते हैं, मोकली मोकली मराठी में मोकली बोलते हैं, खुली हवा में जाओ, ठीक है, सांस लो, रिलैक्स करो, डीप ब्रीदिंग करो, तो वो ठीक भी हो जाता है। देन रीनल कैलकुला, इसको हम किडनी स्टोन भी बोलते हैं। इट इज ड्यू टू इनसोल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज ऑक्सैलेट्स। ठीक है, ऑक्सैलेट क्रिस्टल्स होते हैं वो, एंड वो किडनी के अंदर जो है फॉर्म हो जाते हैं, इंसोल्युबल मास, तो उसको हम रीनल कैलकुला या किडनी स्टोन भी कहते हैं। देन ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, जब भी देखो बायोलॉजी में आइटिस ये सफिक्स लगता है ना, उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस मतलब ग्लोमेरुलस का क्या हो गया, ये इन्फ्लामेशन हो गया, तो इसको ध्यान में रखो, इट्स एन इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस। इधर मैं लिख देता हूं, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब इसमें ना सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ये दो एमसीक्यू पॉइंट है ना गाइस, ये दो पॉइंट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, एंड इसी में बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। मैच द पेयर इसी में सबसे ज्यादा हमको देखने को मिलता है, आपको यहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये दो पॉइंट पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, एक होता है मिस्थेनिया ग्रेविस एंड दूसरा होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है, तो यहां पे देखो एमजी जो है, इट इज एन एमजी मग जो है वो इट्स एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। मिस्थेनिया ग्रेविस ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है वो अफेक्ट हो जाता है। एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एमडी, ठीक है, इट इज एन जेनेटिक डिसऑर्डर। तो एमडी जेनेटिक याद में रखो, एमडी जेनेटिक एंड मग ऑटो इम्यून। ठीक है, एमजी का ऑटो है, एमजी हेक्टर का ऑटो आया है, एमडी जो है वो कौन है, एमडी जो है वो जेनेटिक डॉक्टर है। ठीक है, तो एमडी नाम का दोस्त है वो जेनेटिक डॉक्टर है, ऐसे याद में रखो। तो मिस्थेन द मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज एन जेनेटिक डिसऑर्डर, मिस्थेनिया ग्रेविस इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इसी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन होता है। तो एमजी ऑटो इम्यून, एमजी का ऑटो, एमडी का जेनेटिक्स। देन टिटेनी, टिटेनी जो है वो वही है भैया, लो कैल्शियम लेवल जब हो जाते हैं तो यहाँ पे जो है वो टिटनी हो जाती है, सीवियर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, मसल जो है वो काफ़ी देर तक कॉन्ट्रैक्शन स्टेट में ही रहता है, क्योंकि हमको मालूम है कैल्शियम काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जो है मसलकुलर कॉन्ट्रैक्शन में। ठीक है, तो दैट्स वाई अगर कैल्शियम कमी हो जाती है तो एक तो मसल ज़्यादा ही कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन में रहते, फेजेस में रहते ज़्यादा देर तक, या फिर कॉन्ट्रैक्ट होते ही नहीं, तो ऐसा एकदम ऑन ऑफ देखने को मिलता है टिटनी में, या ज़्यादा ही ओवर जो है वो कॉन्ट्रैक्शन स्टेट में रह जाते हैं ज़्यादा देर के लिए। ठीक है, तो ये याद में रखो भैया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है, इसको पैराथायरॉयड ग्लैंड या कैल्सिटोनिन हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करती है, इससे भी रिलेट किया जा सकता है, तो ये भी ध्यान में रखो। आइटिस आ गया है अगेन, अर्थराइटिस, अर्थराइटिस मतलब अर्थ मतलब जॉइंट, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, तो अर्थराइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट गाइस। ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस, यहाँ पे पोरोसिस मतलब पोर्स, ऑस्टियो मतलब बोन, बोन में क्या हो जाना है कि भैया कैल्शियम का जो है वो क्या हो जाता है, कैल्शियम निकाला जाता है बोन से। ठीक है, कैल्शियम जो है वो बोन में डिपॉजिट नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि ईस्ट्रोजन की मात्रा जो है वो काफी कम हो चुकी है बॉडी में। तो अगर ईस्ट्रोजन की मात्रा बॉडी में अगर काफी कम हो चुकी है, तो वहां पे उस कंडीशन में फीमेल्स में जो है हमको ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है। और इस पे कॉमन सवाल है काफी कि मेनोपॉज के बाद जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होता है फीमेल्स में, क्योंकि ईस्ट्रोजन की मात्रा जो है वो कम हो जाती है। ईस्ट्रोजन क्या करता है, कैल्शियम को डिपॉजिट करता है किसमें, बोन्स में। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। देन गाउट भैया, एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल, जॉइंट्स में अगर यूरिक एसिड क्रिस्टल जॉइंट में हो रहा है, यूरिक एसिड जो है जमा हो रहा है एंड उसमें शेप बदल रहा है, जॉइंट का मूवमेंट में तकलीफ हो रही है, बहुत पेनफुल मूवमेंट हो रही है, तो दैट इज गाउट। ठीक है, यूरिक एसिड क्रिस्टल का जमा होना। देन कलर ब्लाइंडनेस जेनेटिक डिसऑर्डर अगेन, इसमें क्या होता है कि भैया रेड एंड ग्रीन कोन्स जो सेल जो होती है तुम्हारी आंखों की कोन सेल्स, ठीक है, वो जो है वो डैमेज हो जाती है, उनमें डिफेक्ट आ जाता है, जिसमें आप फिर रेड और ग्रीन कलर में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाते, तो उसको हम कलर ब्लाइंडनेस जो है वो कहते हैं। इट्स एन आल्सो जेनेटिक डिसऑर्डर। देन हीमोफीलिया, इट्स एन अगेन जेनेटिक डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि भैया जो ब्लड कोएगुलेट होता है वो होता नहीं है, ठीक है, तो ब्लड फ्लो जो है वो होता रहता है। सो सिंगल प्रोटीन ये क्या करता है भैया, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जो है इसमें क्या हो जाती है, अफेक्ट हो जाती है। तो हीमोफीलिया इज द क्लॉटिंग डिसऑर्डर, इसमें क्लॉटिंग नहीं होती है, क्लॉटिंग टाइम काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तो आदमी जो है वो अगर हीमोफीलिया उसके एक्सीडेंट हो जाता है तो वो ब्लीड आउट करके मर भी सकता है। तो ये ऐसे एमसीक्यूज भी आ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सिकल सेल एनीमिया इज अनदर जेनेटिक डिसऑर्डर। ये क्यों होता है, इट इज ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन, कौन से पोजीशन में, 6 पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन। इसके ऊपर काफी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आरबीसी का शेप जो है वो क्या हो जाता है, सिकल शेप हो जाता है, तो वो ज्यादा ऑक्सीजन जो है कैरी नहीं कर पाती टू द ऑर्गन्स। ठीक है, एंड ये क्यों होता है, ग्लूटामिक एसिड का जो है सब्स्टिट्यूशन होता है वैलिन। ठीक है, इसमें GAG
GUG कोड जो है वो बदल जाते हैं। अब GUG की जगह GAG आता है या GAG की जगह GUG आता है, ये नीचे तुम कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड ये 6 पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन के चलते वो हमको देखने को मिलता है हीमोग्लोबिन की, जिसमें अल्फा दो बीटा चेन्स होते हैं ना, उसमें डिफेक्ट आ जाता है यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया में। देन फिनिलकेटोन्यूरिया, ये होता है ड्यू टू द लैक ऑफ एंजाइम। ठीक है, कौन सा एंजाइम? जो फिनिल एलेनाइन को कन्वर्ट करता है इनटू द टायरोसिन। अब टायरोसिन नहीं बना तो फिनिल एलेनाइन डिपॉजिट होना चालू हो जाएगा, जिसमें क्या हो सकता है, फिर तुम्हारा ब्रेन जो है वो स्लो हो सकता है, ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं हो सकती है, आईक्यू लेवल जो है वो काफी कम हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन जो है हमको देखने को मिल सकता है फिनिलकेटोन्यूरिया के पेशेंट में। ठीक है, ये भी जो है वो एब्सेंस ऑफ एंजाइम होता है, ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर जो है हमको देखने को मिलता है। थैलेसीमिया जो है वो इट इज अगेन जेनेटिक डिसऑर्डर, और ये आइदर डिलीटेशन ऑफ जीन की वजह से हो सकता है या फिर म्यूटेशन ऑफ जीन की वजह से भी हो सकता है। दोनों कारण के कारण हमको थैलेसीमिया देखने को मिलता है। अब वो कौन सी चेन अफेक्ट होती है, कौन सा क्या अफेक्ट होता है, ये नीचे आप कमेंट सेक्शन में बताओ। देन डाउन सिंड्रोम, ये क्यों होता है? ये 21st क्रोमोसोम पे 21st पोजीशन पे एडिशनल कॉपी ऑफ ऑटोसोम क्रोमोसोम जो है आ जाती है। ठीक है, तो एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम एट 21st पोजीशन दैट इज कॉज्ड बाय डाउन सिंड्रोम। इसमें क्या हो जाता है? सीमियन क्रीज आ जाता है, मेंटल रिटार्डेशन आ जाता है। ठीक है, आईक्यू नहीं बढ़ता, आईक्यू काफी कम हो जाता है, वेब नेक लाइक अपीयरेंस आपको देखने को मिलता है किसमें? डाउन सिंड्रोम में। ठीक है, तो ये सारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, इसके पहले हमने मेंडेलियन डिसऑर्डर देखे सारे। देन क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, इसमें भी आपको एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा दिखता है, तो ये कंडीशन कैसी होती है? XXY, ये कंडीशन यहाँ पे हो जाती है। इसमें भी 47 क्रोमोसोम होते हैं, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में भी 47 क्रोमोसोम आपको देखने को मिलेंगे। देन टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होता है, तो X0 कंडीशन हमको जो है वो किसमें देखने को मिलती है? टर्नर सिंड्रोम में देखने को मिलती है। देन टाइफॉइड, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला तुमको, सैल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया के कारण आपको देखने को मिलता है। निमोनिया इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो इन दोनों के कारण जो है यहाँ पे हमको निमोनिया देखने को मिलता है। देन डिसेंट्री हो गया, प्लेग हो गया या डिप्थीरिया हो गया, ये कौन सी डिसऑर्डर है? अगेन बैक्टीरियल डिसऑर्डर है। ठीक है, तो ये ब्लैक प्लेग हो गया, डिप्थीरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया, इसके लिए हम वैक्सीन भी लेते हैं अलग अलग। ठीक है, डिसेंट्री या डिप्थीरिया हो गया, BCG वैक्सीन, वुफिंग कफ भी होता है, उसको कहते हैं हम यहाँ पे, तो ये भी ध्यान में रखो। कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय विच वायरस? दैट इज राइनो वायरस। काफी कॉमन है, तो कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय राइनो वायरस। जुकाम जो होता है वो वायरल डिसऑर्डर है। देन अमीबियासिस इज कॉज्ड बाय एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, ये प्रोटोजोन है अगेन, एंड अमीबियासिस जो है इसके कारण हमको देखने को मिलता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। एस्केरिस इज कॉज्ड बाय एस्केरिस। ठीक है, एस्केरियासिस इज कॉज्ड बाय एस्केरियासिस। इट्स कॉमन राउंड वर्म। ठीक है, इसको हेलिमिन भी कहते हैं हम, इट्स एलिमेंटल डिसऑर्डर, एंड ये राउंड वर्म का भी डिसऑर्डर हमको देखने को मिलता है। एस्केलेमेंथिस के कारण जो है वो होता है ये फाइलम, एंड एस्केरियासिस जो है इसके कारण हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखो। देन भैया एलिफेंटासिस और फिलारियासिस इज कॉज बाय व्यूचेरिया ब्रैंक्रॉफ्टी और व्यूचेरिया मलाई। ये PYQ है भैया, काफी बार पूछा गया है, व्यूचेरिया ब्रैंक्रॉफ्टी और व्यूचेरिया मलाई इज कॉजेस एलिफेंटासिस। कौन सा मस्किटो कॉज करता है? इट इज कॉज बाय द क्यूलेक्स मस्किटो। ठीक है, क्यूलेक्स मस्किटो के कारण हमको जो है ये देखने को मिलता है, तो ये भी याद में रखो यहाँ पे। रिंग वर्म, अब वर्म यहाँ पे लिखा है लेकिन इट इज एन गाइस फंगल डिसऑर्डर, इसके ऊपर भी ट्विस्ट करके MCQs आता है। इट इज कॉज बाय, ठीक है, इट्स अ फंगल डिसऑर्डर। किस किस के कारण होता है? माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन एंड एपिडर्मोफाइटन, तो इसके कारण हमको यहाँ पे ये देखने को मिल सकता है। देन रूमेटॉइड अर्थराइटिस, इट इज ऑल्सो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। इसके ऊपर काफी क्वेश्चन आए हैं बच्चों, ध्यान में रखना। रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है, इट इज ऑल्सो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, एज लाइक हमने क्या देखा? MD, ठीक है, MG मिस्थेनिया ग्रेविस, MG का ऑटो, वैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस आल्सो ऑटो। ठीक है, एडेनोसिन डीअमाइनेज डिफिशियंसी, एंड ये बायोटेक्नोलॉजी में आपको देखने को मिलता है। इट इज डिलीशन ऑफ जीन जो कोड करती है कौन से एंजाइम के लिए? एडेनोसिन डीअमाइनेज के लिए। तो उसमें लिम्फोसाइट डेवलप नहीं होती, इम्यूनिटी जो है पर्सन की वीक हो जाती है, और इसमें हमने 4 साल के बच्चे में सबसे पहले ट्रीटमेंट किया था ADA डिफिशियंसी में, सबसे पहला जेनेटिक जो है डिसऑर्डर हमने ट्रीट किया था। ठीक है, तो ये कौन से ईयर में किया था? ये ईयर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, इस पर स्टेटमेंट टाइप ऑफ MCQ जो है वो आ सकते हैं। चलो, तो एक एक लाइन, जैसे कि मैंने बोला था फ्लैजिलेटेड। अब कभी कभी क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि भैया फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन के चलते कौन सा डिसीज हो जाता है। ठीक है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन के चलते कौन सा डिसीज हो जाता है, तो यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो। सबसे पहले जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, ट्रिपेनोसोमा इज कॉजेस स्लीपिंग सिकनेस, इट इज एन फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। देन स्पोरोजोन के कारण यहाँ पे मलेरिया होता है, पैरासिटिक फंगा। अब ये प्लांट में क्या होता है, तो इससे व्हाइट स्पॉट अपीयरेंस आ जाता है इसमें मस्टर्ड लीव्स में। ठीक है, सो व्हाइट स्पॉट जो है मस्टर्ड लीव्स में आते हैं, वो फंगल डिसऑर्डर के कारण आते हैं, पैरासाइटिक फंगा के कारण आते हैं, तो ये भी यहाँ पे ध्यान में रखो। देन प्यूसिनिया के कारण क्या होता है? व्हीट रस्ट होता है। ठीक है, प्यूसिनिया के कारण व्हीट रस्ट होता है, तो गहू वाला जो है ना, गेहूं, तो वो प्यूसिनिया है। पैरासाइटिक फंगाई में क्या होता है? व्हाइट
स्पॉट ऑन द मस्टर्ड लीव्स। देन प्रियन, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था भैया, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, मैड काउ डिसीज इन कैटल एंड एनालॉगस वेरिएंट, इसका ही एक वेरिएंट जो है प्रियंस का, जो सीआर जेकब डिसीज कॉज करता है, सीआईडी इन ह्यूमन जो है वो कॉज करता है, सीआईडी इन ह्यूमन प्रियंस। अस्थमा, जैसे कि मैंने बोला था, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। इम्फेसेमा ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर हमारा रह गया था, तो इसमें सिलिकोसिस हो सकता है। एंड ये क्यों होता है कि जो ऑक्यूपेशन में कोई स्टोन फैक्ट्री में काम कर रहा है या अलग अलग मेटल्स के फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो स्टोन इंडस्ट्री में वो 0.5 माइक्रोन से भी नीचे जो पार्टिकल्स होते हैं वो चले जाते हैं और लंग्स की वॉल को डैमेज कर जाते हैं, तो लंग्स की वॉल्स में फाइब्रोसिस हो जाता है, तो उसमें इलास्टिसिटी घट जाती है लंग्स की, तो वो ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। उसमें और भी आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो आप, हाई ब्लड प्रेशर, इसी को हम क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, 120 टू 80 ऑफ Hg, ठीक है। अब अगर ये कॉन्स्टेंटली, ठीक है, रिपीटेडली, आपने सुबह चेक किया, दोपहर को चेक किया, रात में चेक किया, खड़े हुए चेक किया, बैठे हुए चेक किया, कॉन्स्टेंटली अगर 140 से 90 दिखा रहा है, तो 140 के 90 के अबो दिखा रहा है, तो इट शोज द हाइपरटेंशन कंडीशन, ठीक है। अगर ये काफी ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, 100 या यहाँ पे 190 के आसपास पहुंच गया या फिर 200 के आसपास पहुंच गया, तो ये वाइटल ऑर्गन जैसे कि किडनी, आईज, हार्ट, इनको डैमेज कर सकता है, परमानेंट हार्ट अटैक भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। ब्रेन की नसें फट के स्ट्रोक भी आ सकता है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखो, ब्लाइंडनेस भी आ सकता है। कोरोनरी आर्टरी डिसीज, जैसे कि मैंने बोला था कि ये वहाँ पे डिपोजिशन के कारण होता है, एंजाइना जो है वो ऑक्सीजन जो है पहुंच नहीं पाता हार्ट मसल तक, तो पिंचिंग पेन होता है। हार्ट फेलियर, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 3 पॉइंट जो बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट फेलियर, और इसी को हम, हार्ट फेलियर को हम क्या कहते हैं, दूसरा नाम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर गाइस, ठीक है। तो ये क्या होता है कि कभी कभी हार्ट जो है, नॉर्मली हमको मालूम है सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना होता है, 70 ml होता है, और हर एक मिनट के अंदर हमारा हार्ट जो है वो 5.5 लीटर ब्लड जो है वो पंप आउट कर देता है। लेकिन अगर लंग्स में पानी भर गया या किसी और चीज के कारण लंग्स में इंफ्लेमेशन आ गया, तो हमारा हार्ट जो है वो 2 लंग्स के बीच में होता है, वी नो दैट, ठीक है। ऐसा यहाँ पे हमारा हार्ट होता है, तो लंग्स की वजह से यहाँ पे हार्ट जो है वो फुल्ली जो है कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स नहीं हो पाता, हार्ट के ऊपर प्रेशर आ जाता है, एंड फिर हार्ट जो है वो इफेक्टिवली पंप, जब भी इफेक्टिवली पंप ये वर्ड आएगा, तुम्हारा आंसर है उसका क्या होगा, हार्ट फेलियर। तो इफेक्टिवली पंप नहीं कर पाता है वहां पे हार्ट जो है ब्लड, तो दैट्स वाई वहां पे जो है वो ऑर्गन्स तक सही मात्रा में ब्लड जो है वो नहीं पहुंच जाता, तो इसी को हम यहाँ पे हार्ट फेलियर या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर अगर लंग्स से कारण हो रहा है तो कहते हैं। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, जो एसए नोड, एवी नोड होती है ना, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो हार्ट होती है तुम्हारी, वो रुक जाती है किसी कारण के चलते, एंड एकदम से हार्ट जो है वो बीट करना बंद कर देता है एकदम से सडनली, तो उसको हम कार्डियक अरेस्ट करते हैं। हार्ट बीट के बारे में जब भी सवाल आएगा तो दैट इज योर कार्डियक अरेस्ट, तो इसी में हम जो है वो पेसमेकर वगैरह जो है वो बाद में लगा देते हैं, तो ये भी ध्यान में रखो। देन अगर हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है काफी समय तक, तो हार्ट के मसल डैमेज हो जाते हैं, उसमें जो है वो वहां पे हमको जो है मर जाते हैं वो, ठीक है, तो वो काले पड़ जाते हैं, एंड वहां पे फिर जो है वो हार्ट जो है वो बीट करना अल्टीमेटली बंद कर देता है, डैमेज हो जाते हैं हार्ट के मसल ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज हार्ट अटैक, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ध्यान में रखो, इन तीनों के बारे में काफी सारे सवाल बार बार पूछे गए हैं। हीमोडायलिसिस हम कब करते हैं, जब किडनी जो है वो, ठीक है, हमको किडनी में एक्यूट रीनल फेलियर जो होता है, एक्यूट किडनी फेलियर जब होता है, तो उस कंडीशन में हम हीमोडायलिसिस जो है हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये कब होता है, किडनी में अगर काफी ज्यादा मात्रा में यूरिया जमा होना चालू हो गया, तो यूरेमिया हो जाता है, अल्टीमेटली किडनी जो है फेल हो जाती है, फिर हमको बाहर से आर्टिफिशियल किडनी की मदद लेनी पड़ती है हीमोडायलिसिस की, तो वो हम यहाँ पे करते हैं। किडनी ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, सॉरी, ठीक है, देन किडनी ट्रांसप्लांटेशन, अगर एकदम से किडनी फेल हो जाती है तुम्हारी, जैसे कि मैंने बोला एक्यूट किडनी फेलियर में सबसे पहले हम हीमोडायलिसिस ही ट्राई करेंगे, अगर हीमोडायलिसिस करने के लायक भी नहीं है तो हम क्या करते हैं, वहां पे किडनी का ट्रांसप्लांटेशन। तो एक्यूट रीनल फेलियर में हम क्या करते हैं, किडनी का ट्रांसप्लांटेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इसके ऊपर काफी सवाल आ सकते हैं। देन रीनल कैलकुलस, जैसे कि हमने बोला था किडनी स्टोन, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हमने देखा, यूरेमिया मतलब क्या, यूरिया अगर ब्लड में आ गया तो यूरेमिया, ब्लड अगर यूरिन में आ गया तो हेमाटूरिया, ठीक है, हेमाटूरिया, सॉरी, ठीक है, ब्लड अगर यूरिन में आ गया तो दैट इज अ हेमाटूरिया। देन अगर कीटोन बॉडीज आ गई तो कीटोनूरिया, एंड ग्लूकोज यानी कि शुगर आ गई तो ग्लाइकोज यूरिया हमको यहां पे देखने को मिल सकता है। तो ये तीनों अगर कीटोन्यूरिया और ग्लाइकोज यूरिया यूरिन में है तो इट इज एन अल्टीमेट, क्या शो करता है ये, डायबिटीज मेलाइटस, कीटोन्यूरिया एंड, ठीक है, ग्लाइकोज यूरिया, ठीक है, शुगर आ गई तो ये ध्यान में रखो। अगर ब्लड आ गया, हेमेटूरिया आ गया, तो किडनी का इंफेक्शन जो है वो सजेस्ट करता है, ये भी ध्यान में रख सकते हो। देन मिस्थेनिया ग्रेविस, जैसे कि मैंने बोला था, मिस्थेनिया ग्रेविस एमजी का ऑटो, जिसमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है वो
यहाँ पे क्या हो जाते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं, तो वीकनिंग ऑफ मसल हो जाता है या फिर पैरालिसिस हमको देखने को मिलता है यहाँ पे इन केस ऑफ मिस्थेनिया ग्रेविस, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अफेक्ट हो जाते हैं, इट्स एन, ठीक है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है कि स्केलेटल मसल जो है वो क्या हो जाते हैं यहाँ पे एकदम से डिमिनिश होने लगते हैं, मरने लगते हैं अपने आप, छोटे छोटे होने लगते हैं साइज में, एंड ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। टिटेनी रैपिड स्पैज्म आ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन स्टेट में यहाँ पे रहता है। अर्थराइटिस हमने देखा कि इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, ठीक है, देन ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट। देन ऑस्टियोपोरोसिस हमको देखने को मिलेगा, एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, एंड इसमें ज्यादा फ्रैक्चर हो जाते हैं, फ्रैक्चर हमको देखने को मिलता है इन केस ऑफ पेशेंट। गाउट जो है एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड। देन डॉर्फिज्म, अब देखो डॉर्फिज्म, ठीक है, डॉर्फिज्म हमको क्यों देखने को मिलता है, इट इज ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अगर ग्रोथ हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से जो है वो नहीं आ रहा है, तो वहां पे जो है चाइल्डहुड में अगर कम हो गया सिक्रेशन, चाइल्डहुड में ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम हो गया तो डॉर्फिज्म, हाइट जो है वो छोटी रह जाती है बालकों की। देन अगर चाइल्डहुड में ही ज्यादा सिक्रेशन हो गया ग्रोथ हार्मोन का, तो एकदम से 7-8 फुट का आदमी हो जाता है, तो उसको हम जाइजेंटिज्म जो है वो कहते हैं। अगर बड़े होने के बाद 18 साल की उम्र के बाद ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ गया तो फेस स्ट्रक्चर डिसॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, कैसे भी बोन का शेप और साइज हो जाता है, तो वो वहां पे उसको हम कहते हैं एक्रोमेगाली, हाइपर एक्टिविटी ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ये किस में होता है, अडल्ट में, ठीक है, अडल्ट में हुआ तो 18 साल की उम्र में बढ़ गया ग्रोथ हार्मोन तो एक्रोमेगाली देखने को मिलता है। डायबिटीज इंसिपिडस, अगर वैसोप्रेसिन या एडीएच की डिफिशियंसी हो गई, एडीएच अगर कम हो गया या वैसोप्रेसिन कम हो गया, हाइपोसिक्रेशन हो गया इसका, तो वहां पे यूरिन आउटपुट पॉलीयूरिया हो जाता है, और पॉलीयूरिया को ही हम यहाँ पे क्या कहते हैं भैया, ठीक है, तो दैट कॉजेज डायबिटीज इंसिपिडस, जिसमें पॉलीडिस्पिया भी होता है, पॉलीयूरिया भी होता है, मतलब प्यास बहुत ज्यादा लगती है, पानी भी यूरिन से काफी ज्यादा मात्रा में चले जाता है। क्रेटिनिज्म, इट इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ थायराइड हार्मोन, ठीक है, यहाँ पे फिर, ठीक है, थायराइड हार्मोन अगर हाइपोसिक्रेशन हो गया उसका, तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे में हमको क्रेटिनिज्म मोस्टली देखने को मिलता है। प्रेगनेंसी में अगर थायराइड हार्मोन फीमेल में कम हो गया तो बच्चे में स्लो हार्ट रेट, बॉडी रेट, मेंटल डेवलपमेंट भी कम हो जाती है बच्चे की, एंड वो सारी डिफिशियंसी हमको क्रेटिनिज्म में देखने को मिलती है। प्रेग्नेंट वुमन में वहाँ पे आयोडीन कम हो गया या फिर थायराइड हार्मोन कम हो गया तो। देन मिक्सिडेमा इज अ डिफिशियंसी ऑफ थायराइड हार्मोन इन अडल्ट, मिक्सिडेमा, ठीक है, इसमें जो है वो सारी आई सॉकेट वगैरह जो है वो बाहर आ जाती है, तो डेज अ डिफिशियंसी ऑफ थायराइड हार्मोन इन अडल्ट हमको देखने को मिलता है। ग्वाइटर, ये देखो ग्वाइटर इन केस ऑफ हाइपर सिक्रेशन भी होता है एंड इन केस ऑफ हाइपोसिक्रेशन भी होता है, दोनों सिक्रेशन के कारण ग्वाइटर हो सकता है, बट मोस्टली किसके कारण देखने को मिलता है, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट, ठीक है, तो यहाँ पे इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड हो जाती है, घेंगा रोग जिसको हम कहते हैं, तो आयोडीन की डिफिशियंसी के कारण हमको ये मोस्टली देखने को मिलता है, यहाँ पे सूजन बढ़ जाती है, इसलिए हम कहते हैं कि आयोडीन युक्त नमक खाइए। हाशिमोटो डिसीज इज ऑल्सो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, जो जिसमें थायराइड ग्लैंड जो है डिस्ट्रॉयड हो जाती है, थायरोटॉक्सिकोसिस भी हमको देखने को मिलता है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। हाशिमोटो डिसीज ये ऑल्सो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, ठीक है। ग्रेव्स डिसीज इज कॉज ड्यू टू द हाइपरथायरॉयडिज्म, ज्यादा ही थायरॉयडिज्म बढ़ गया तो उसको हम उसमें क्या हो जाता है, हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया तो वेट कम हो जाएगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो वेट लॉस जो है वो हाइपरथायरॉयडिज्म में, ग्रेव्स डिसीज में देखने को मिलता है। बॉडी टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, हार्ट अटैक भी हो जाती है, ज्यादा हार्ट अटैक, हार्ट रेट भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं इन केस ऑफ ग्रेव्स डिसीज। तो ग्रेव्स डिसीज क्रेटिनिज्म के ठीक एग्जैक्ट उल्टा है, हार्ट रेट उसमें स्लो हो जाती है, इसमें फास्ट हो जाती है। वेट लॉस यहाँ पे जो है हो जाता है हाइपरथायरॉयडिज्म में, हाइपोथायरॉयडिज्म में वेट गेन हो जाता है, ठीक है। पैराथायरॉयड ग्लैंड के कारण क्या होता है, देखो मैंने बोला था टिटेनी का संबंध यहाँ पे पैराथायरॉयड ग्लैंड से जोड़ा जाएगा, तो ड्यू टू हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, पैराथायरॉयड ग्लैंड का सिक्रेशन अगर कम हो गया तो क्या हो जाता है, ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो जाता है, ठीक है, ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो गया, प्यार कम हो गया यहाँ पे थायराइड ग्लैंड का, तो पैराथायरॉयड का कम हो गया तो वहां पे टिटेनी होती है, रैपिड स्पैज्म हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस, इट इज ड्यू टू हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ज्यादा ही हो गया तो वो बोन से ज्यादा ही निकाल लेगा ना भाई, पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या करता है, ब्लड से जो बोन से कैल्शियम निकालेगा और ब्लड में डालेगा, अगर उस ज्यादा ही निकालने लग गया तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा भैया, ठीक है। एंड पैराथायरॉयड ग्लैंड अगर कम काम कर रहा है तो बोन में ही रहेगा, कैल्शियम ब्लड में आएगा ही नहीं, तो उसमें टिटेनी हो सकता है, ठीक है। देन एडिसन्स डिसीज, ये एडिशंस हो गया भैया, एडिसन्स डिसीज ये जल्दी जल्दी में बढ़ाया गया, एडिसन्स डिसीज ये पीडीएफ ठीक करके दूंगा मैं, ठीक है, डोंट वरी। एडिसन्स डिसीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, दैट इज एड्रेनल कॉर्टेक्स के हार्मोन की लो सिक्रेशन होने के कारण वहां पे जो है वो हमको एडिसन्स डिसीज देखने को मिलता है, जिसमें हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है, पिगमेंटेशन आ जाता है चेहरे के ऊपर एंड हैंड के ऊपर, ठीक है, तो दैट इज एडिसन्स डिसीज। एडिसन्स डिसीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, अल्डोस्टेरॉन, ठीक है, दैट इज सिक्रेशन ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स, ठीक है। देन
कॉर्टिसोइड की कमी के कारण भी कह सकते हो। डायबिटीज मेलाइटिस इट इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन सिक्रेटेड बाय, कौन सिक्रेट करता है? बीटा सेल्स, पैनक्रियास। तो फिर हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, ब्लड शुगर लेवल काफी बढ़ जाएगी यहाँ पे, एंड ठीक है, थर्स्ट भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है, हंगर भी इंक्रीज हो जाती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी इन केस ऑफ देखने को मिलते हैं, ये सब दिखते हैं। ठीक है, अगर अगर हम शुगर निकाल दे इसमें से तो इट इज एन डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है, जिसमें हमको पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिस्पिया भी देखने को मिलता है। बट अगर शुगर भी बढ़ रहा है साथ में तो दैट इज एन डायबिटीज मेलाइटस। शुगर के रिलेटेड डायबिटीज मेलाइटस होता है, एडीएस रिलेटेड इज डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, देन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में क्या क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे गोनोरोइया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पिस, कैलामिडोमोनास, ठीक है, ठीक है, कैलामिडियासिस, जेनिटल वार्ड्स, ट्रैकियोमोनासिस एंड हेपेटाइटिस बी, एड्स, ये सारे क्या है भैया? एसटीडी है, हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और 3H जो होते हैं ना, जेनिटल हर्ब्स ने हर्पीस, जेनिटल हर्पीस, कैलामिडियासिस, ठीक है, तो ये सारे जो है वो 3H कंडीशन हेपेटाइटिस जो नॉन क्यूरेबल है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखो, ठीक है, हेपेटाइटिस, HIV एंड हर्पीस, ठीक है, ट्रीटेबल है या नॉन ट्रीटेबल में आते हैं, ये नीचे कमेंट करके बताना मुझे। ठीक है, नॉन क्यूरेबल डिसीज देखो डाल दिया मैंने, ठीक है, नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल डिसीज, हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीस एंड HIV इन्फेक्शन, 3H। ठीक है, चलो मैं नहीं बता दिया। मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या क्या आता है देखो, हीमोफीलिया हमने डिस्कस किया है, कलर ब्लाइंडनेस एंड सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे ध्यान में रखना भैया, मेंडेलियन डिसऑर्डर, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया एंड फिनिलकेटोन्यूरिया। ठीक है, एंड ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, देखो फिनिलकेटोन्यूरिया इज आल्सो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, सिकल सेल एनीमिया इज आल्सो autosomal recessive disorder, but color blindness and hemophilia are sex linked. Color blindness and hemophilia are sex linked. Sickle cell anemia and phenylketonuria are the autosomal recessive. ठीक है, तो सेक्स लिंक, हीमोफीलिया सेक्स लिंक, कलर ब्लाइंडनेस सेक्स लिंक। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया जिसमें आरबीसी का शेप ऐसा सिकल शेप हो जाता है, इट इज ऑटोसोमल। फिनिलकेटोनुरिया जिसमें मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, एंड जो फिनिल एलानाइन हाइड्रोक्सिल के नाम का एंजाइम होता है वो उसकी डिफिशियंसी हो जाती है, तो उसके कारण आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। सिस्टिक फाइब्रोसिस इज आल्सो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, इट्स एन आल्सो मेंडेलियन डिसऑर्डर, और इसमें क्लोराइड आयन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म फेल हो जाता है, तो म्यूकस सिक्रेशन बढ़ जाता है, किसमें? लंग्स एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में काफी ज्यादा म्यूकस हो जाता है सिक्रेशन में, तो फंक्शन में को अफेक्ट करता है ये सिस्टिक फाइब्रोसिस। हंटिंगटन डिसीज ये नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन फिर भी याद में रख सकते हो, इट्स एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, और ये ब्रेन सेल मेटाबॉलिज्म को जो है वो अफेक्ट करता है, हंटिंगटन डिसीज। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। क्रोमोसोम डिसऑर्डर में डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये लैंगडाउन डाउन ने किया था, 1886 में फर्स्ट डिस्कवर्ड हुआ था। टर्नर सिंड्रोम, ये सारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। क्लाइनफील्डर सिंड्रोम, बैक्टीरियल डिसऑर्डर हमने ऑलरेडी किया। टाइफाइड मारी को इसमें याद में रखो, कौन सी टेस्ट करते हैं इसमें याद में रखो, दैट इज विडाल टेस्ट। इसमें सस्टेन हाई फीवर होता है टाइफाइड में, स्टमक पेन होता है, ठीक है, एंड कॉन्स्टिपेशन भी यहाँ पे हो सकता है। निमोनिया जैसे कि मैंने बोला था, ये लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है निमोनिया, एंड कॉमन कोल्ड जो है वो अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, ये भी यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो, ये दोनों भी क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रोटोजोन डिसीज मलेरिया की हमने बात करी, ठीक है। फाल्सिफोरम कॉजेस मैलिग्नेंट मलेरिया, जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बोला था, एनाफिलिस मस्कुटो के कारण होता है, प्लाज्मोडियम स्पोरोजाइट होता है, एमेबियासिस, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, कॉन्स्टिपेशन होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, क्रैम्प्स होते हैं, स्टूल्स आते हैं, और स्टूल्स में म्यूकस आता है। अगर स्टूल्स में म्यूकस है तो दैट इज एमेबियासिस, इट इज नॉट अ कॉमन डिसेंट्री, ठीक है। एस्केरेसिस ब्लीडिंग होता है, इंटरनल ब्लीडिंग होता है, मस्कुलर पेन होता है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन भी यहाँ पे एस्केरेसिस कारण हो सकता है। एलिफेंटासिस, वूचेरिया बैंक्रॉफ्टी, ठीक है, वूचेरिया बैंक्रॉफ्टी और वूचेरिया मलाई, इसमें जो है वो लिम्फेटिक वेसल्स डैमेज हो जाते हैं, हत्ती रोग भी कहते हैं, जिसमें टेस्टिकल हो गया या फिर लोअर लेग होते हैं, उसमें पानी भर जाता है। रिंगवर्म जैसे कि मैंने बोला था, इसमें जो है वो इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन। एड्स कॉज बाय HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, 1981 में सबसे पहले देखा गया था। एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक है, लास्ट डिसीज ऑफ टुडे सेशन। इसमें क्या होता है कि फीटस RH पॉजिटिव होता है, मदर RH नेगेटिव होता है, या हस्बैंड जो है वो RH क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मदर RH नेगेटिव होती है। एंड इसमें कब प्रॉब्लम आती है? सेकेंड प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है, और इसमें इसलिए फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद एंटी RH बॉडी इंजेक्शन जो है वो दिया जाता है मदर को, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर नहीं दिया गया तो एंटीबॉडीज फीमेल की फिटस के अंदर चली जाएगी, सेकंड चाइल्ड के अंदर, और उसके आरबीसी को बर्स्ट कर देगी। आरबीसी अगर बर्स्ट होने लगेंगे तो उससे जो हीमोग्लोबिन फट जाएगा, हीमोग्लोबिन जो है बाहर आने लगेगा, एंड फिर उससे जो है वो क्या हो जाएगा, जॉन्डिस लाइक कंडीशन हो जाएगी, ठीक है, जॉन्डिस जो है वो बढ़ जाएगा वहां पे। तो ये ध्यान में रखो, ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, गारंटेड इसमें से आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे ही नीट एग्जाम में। तो ये पीडीएफ थोड़ा बहुत और एडिट करके जो है मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा,
तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। एंड अगर आपको ये फास्ट रिवीजन पसंद आई होगी तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।